A single cylinder horizontal oil engine has a crank radius of 18.75 and a connecting rod of 82.5 centimeter long. The revolving parts are equivalent to 540 Newton. न्यूटन में दिया, पहले इसको केजी में कन्वर्ट करो. At crank radius, revolving part crank radius पे दिया होता है, and the weight of the piston and the gudgeon pin is 441.5. पिस्टन का वेट मतलब देखो अभी रेसिप्रोकेटिंग का मास नहीं दिया हुआ है, पिस्टन का वेट दिया हुआ मतलब अभी यहाँ कुछ होने वाला है. पिस्टन का वेट प्लस गज्जन, क्योंकि पिस्टन के अंदर ही गज्जन पिन होते हैं तो पिस्टन का वेट ही मान लो उसे 441.5 न्यूटन. द कनेक्टिंग रॉड हैज़ इट्स वेट इक्वल टू 564 न्यूटन and its mass center is located at 26.5 cm from the crank pin center. The revolving balance weight are fixed to the extensions of the crank web at a radius of 21.5 cm. इसका मतलब वो बैलेंसिंग मास क्रैंक की लाइन में ही लगा हुआ है 21.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, to balance the revolving part and half of the reciprocating part. Find the magnitude of the balancing weight and the residual unbalanced force when the engine speed is 300 rpm and the crank has rotated 60 degree from inner dead center. So R is given, L is given. So डायरेक्टली इसे सॉल्व करने मत लग जाना, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड का मास वेट दिया हुआ है 564 न्यूटन. क्रैंक पिन से, क्योंकि क्रैंक है, क्रैंक की पिन यहाँ पे होगी 26.25 सेंटीमीटर, तो पूरी कनेक्टिंग रॉड की 82.5 थी तो ये हो गया 56.25. अब इसे ऐसे कर लो 564 56.26. अब 564 को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है. चलो डिस्ट्रीब्यूट अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो बैलेंसिंग करते वही कर दो, जो हम एस एफ डी बी एम डी में करते हैं. एक्स प्लस वाई इक्वल 564 और वाई इंटू वाई और एक्स की वैल्यू आ गई. अब 564 को भूल जाओ, कनेक्टिंग ये 564 को भूल जाओ, ठीक है. अब क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आई है 179 और y की 384. सो 441 तो इधर दिया हुआ था और x की वैल्यू 179 आई तो इधर है, इसकी 540 थी प्लस दिस 384 की 384 यहाँ पे ऐड करो, ये बन गया, ये बन गया, ये न्यूटन में दिया था उसको मास में कन्वर्ट कर दिया. सो अब मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पाथ कितना हो गया 63.3 kg और मास ऑफ रिवॉल्विंग कितना हो गया 94.24 kg. दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विवेलेंस सिस्टम. कनेक्टिंग रॉड को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देना. अब ये केस बन गया ऐसा. अब ये वो हमने पढ़ा था एम बी आर बी इज इक्वल टू मास ऑफ रेवोल्यूशन इंटू आर प्लस हाफ. हाफ क्यों क्योंकि सी टाइम्स होता है ना, सी टाइम्स कितना है, सी टाइम्स बैलेंस. पहले में सी 2/3 थे, यहाँ पे सी हाफ है, तो एम बी की वैल्यू आ गई इतनी. अब व्हाट ही हैज़ आस्क्ड द अमाउंट ऑफ अनबैलेंसिंग फोर्स रिमेन्स एज द होल रिवॉल्विंग फोर्स इज बैलेंस्ड. सो अमाउंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग फोर्स रिमेन्स इज दिस. अगर यहाँ पे रिवॉल्विंग कुछ रह जाता, जैसे कि ओनली 2/3 ऑफ द रिवॉल्विंग इज बैलेंस्ड, तो इसका मतलब 1/3 रह जाता एम रेवोल्यूशन इंटू आर, पर यहाँ पे है नहीं तो इग्नोर दिस. ये कितना 63.2 आर, ये है मीटर में लिखो, ओमेगा दिया हुआ है, सी कितना बैलेंस की, इतना परसेंट बैलेंस की, हाफ. ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो यहाँ बन जाता 0.5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0.5 साइन स्क्वायर थीटा. अगर यहाँ पे थीटा नहीं भी दिया होता तो 0.5 स्क्वायर होल ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल इज इक्वल टू 1. इसका मीनिंग फॉर इफ वी बैलेंस हाफ ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास means if C is equal to half, then the unbalanced force remained is independent of theta. This. Now I want to give you a concept. This can be asked in MSQ. अगर क्रैंक का रेडियस प्राइमरी क्रैंक अगर डायरेक्ट क्रैंक का रेडियस r है तो सेकेंडरी क्रैंक का रेडियस r/4n होगा. रिमेंबर दिस.
अगर क्रैंक का रेडियस, जो हमारे पास क्रैंक दी होता है उसका रेडियस अगर आर है, तो सेकेंडरी क्रैंक का रेडियस आर बाय 4n होगा, और n यहाँ पे ऑब्लिक्विटी रेशियो है। अगर ओरिजिनल क्रैंक थीटा एंगल से घूमेगी तो क्लॉकवाइज, तो सेकेंडरी क्रैंक 2 थीटा एंगल से क्लॉकवाइज ही घूमेगी। अगर डायरेक्ट क्रैंक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी क्रैंक, रिमेंबर दिस, डायरेक्ट क्रैंक को कभी कभी प्राइमरी क्रैंक भी बोला जाता है, अगर वो थीटा एंगल से घूमेगी। लेट्स अगेन स्टेट, अगर प्राइमरी क्रैंक अगर का रेडियस अगर आर है तो सेकेंडरी क्रैंक का रेडियस होगा आर बाय 4n। अगर प्राइमरी क्रैंक ओमेगा से घूमती है क्लॉकवाइज, तो सेकेंडरी क्रैंक ओमेगा से 2 ओमेगा से घूमेगी क्लॉकवाइज। अगर प्राइमरी क्रैंक थीटा एंगल टर्न करता है क्लॉकवाइज, तो सेकेंडरी क्रैंक 2 थीटा एंगल टर्न करेगी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में। एक और बात है, अगर प्राइमरी क्रैंक, अब यहाँ पे बात ख़त्म, अब आती है इमेजिनरी प्राइमरी क्रैंक। अगर इमेजिनरी प्राइमरी क्रैंक अगर प्राइमरी क्रैंक आर है तो इमेजिनरी प्राइमरी क्रैंक आर होगा। ये अगर थीटा क्लॉकवाइज है तो इमेजिनरी प्राइमरी क्रैंक थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये होगा ओमेगा क्लॉकवाइज, ये हो गया ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब फोर्थ, सेकेंडरी इमेजिनरी क्रैंक, इसका क्या होगा? इसका रेडियस आर बाय 4n ही होगा। अगर प्राइमरी अगर घूम रही है कितना ओमेगा से, तो इमेजिनरी घूमेगी 2 ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब, और 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग आई वांट टू से। सो 4 चीज़ें हैं कि प्राइमरी डायरेक्ट, प्राइमरी क्रैंक, सेकेंडरी क्रैंक, प्राइमरी इमेजिनरी, सेकेंडरी इमेजिनरी। प्राइमरी क्रैंक और प्राइमरी इमेजिनरी में सिर्फ वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क है, और सेकेंडरी क्रैंक और सेकेंडरी इमेजिनरी क्रैंक में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क है। गलत है, इमेजिनरी क्रैंक मत लिखो इसे लिखो सेकेंडरी क्रैंक रेडियस। ये इमेजिनरी नहीं है, सॉरी सेकेंडरी है। ये कहाँ से आया? देखो, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स थी ये, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा ये, जब इसको हम एम आर ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आर आएगा ये, ओमेगा आएगा ये, और थीटा आएगा ये। रेसिप्रोकेटिंग MSQ क्वेश्चन, क्या रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस फोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या 100% बैलेंस किया जा सकता है? येस, वी कैन बैलेंस reciprocating unbalanced force for primary and secondary can be 100% balanced, but we don't do it because there is some problem. Why we don't do it? हैमरिंग ब्लो आ जाता है, इसकी वजह से हम नहीं करते। सो balancing of locomotive, and there is one more thing, hammering action, I will explain in the next video.